अध्याय 2 रिच डैड पुअर डैड। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी अपने शाम का अखबार नीचे रख देते हैं। बेटा, तुम्हें अमीर क्यों बनना है? क्योंकि आज जिमी की अपनी नई कैंडीलेस कार में आई और वे लोग अपने पिकनिक पर जा रहे हैं और वे लोग मुझसे और माइक से कह रहे थे कि हम लोग उनके साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम गरीब बच्चे हैं। उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा। मैंने नाक तक चश्मा चढ़ाया और फिर से अखबार पढ़ने लगा। मैं जवाब का इंतजार कर रहा था। यह 1956 की बात है, जब मैं 9 साल का था। मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता था जहाँ सभी अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। यहाँ जैसे बैंकर, डॉक्टर और बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ने जाया करते थे और यह 1 क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती थी। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहता तो मुझे अलग तरह की स्कूल में जाना पड़ा जहाँ मेरे तरह के बच्चे होते। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। उन्होंने धीमी सी शुरुआत की। अगर तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, पैसा बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को अपने डैडी की बात बताई। मुझे याद है कि उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। अब कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल, नई साइकिल और हर चीज नई होती थी। मम्मी, डैडी और सभी हमें जरूरत की चीजें दी थी। हम मेरे डैडी का कहना था, अगर तुम्हें कोई नई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। माइक ने पूछा कि अब पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। इसे थोड़ी चोट पहुंची, परंतु यह चोट बहुत अच्छी थी क्योंकि इससे हमें यह सोचने को प्रेरित किया कि पैसा कमाने के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए, पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार हमारे दिमाग में एक बिजली कौंध गई। माइक ने किसी विज्ञान की किताब में इसे पढ़ा था। हमने अपने दोनों हाथ मिलाए। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करने लगे। पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट के ट्यूब हमारे लिए रख दें। ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने तो हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट के ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने यही कहा कि यह एक बिजनेस सीक्रेट। माइक और मैंने उनके हाथ पांव जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा। उत्पादन की तिथि भी आ गई थी। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही, माइक ने कहा। उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया और हमारे सभी सपने धराशायी हो गए। आपका मतलब है कि गैर कानूनी? माइक ने कांपती हुई आवाज से पूछा। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा। निराश होकर माइक और मैंने तकरीब 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने देखा, कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी ने माइक ने एक बार फिर से हैरानी से पूछा, तो फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल में अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? यह सुनकर माइक और मैंने एक बार फिर से रोमांचित हो गए। पर समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और वे कई कंपनियां,
कई वेयर हाउस और 3 रेस्टोरेंट। इसी कारण से उन्हें घर लौटने में बहुत ज्यादा रात हो जाती थी। माइक के डैडी माइक और उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। शनिवार की सुबह 7:30 मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए एक बस पकड़ी और सबक शुरू होता है। मैं तुम्हें 1 घंटे का 10 सेंट दूंगा। 1956 के हिसाब से यह तनख्वाह बहुत कम थी। 10 सेंट प्रति घंटे का हिसाब का वेतन बहुत कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उनके डैडी से मिलने के लिए जाते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानी पूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। क्या तुम्हें पता है कि वह कौन सा ऑफर है देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने से दरवाजे से पोर्च में दाखिल हुए। तो बच्चों तैयार हो? माइक के डैडी ने एक कुर्सी को हमारे पास खिसकते हुए पूछा। हमने सिर हिला दिया और अपनी कुर्सी को दीवार के पास से उनके सामने खिसक ली। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं इस तरह क्लासरूम के शैली में नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। यह मेरा ऑफर है, इसे मान लो या तो वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं, या तो इसे मान लो या तो फिर तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर तुम तत्काल निर्णय नहीं ले सकते हो तो तुम कभी पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि यह तत्काल निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कला है। अगले 10 सेकंड में तुम्हारी पढ़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी या तो शुरू हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट के बाद मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ, पर समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनर नहीं था, इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनर नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ 3 घंटे तक काम करते रहे और वे हममें से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थीं। उस समय 50 दशक में 9 साल की उम्र में भी मैं 30 सेंट कमाने में कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं महसूस करता था। चौथे हफ्ते तक मैंने काम छोड़ने का फैसला बना लिया था, क्योंकि मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पहले शनिवार से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने माइक से बताया और माइक मुस्कुरा रहा था। तुम किस बात पर हंस रहे थे? मैंने गुस्से से पूछा। डैडी का कहना था कि तुम ऐसा ही करोगे। जब तुम काम छोड़ने का फैसला बना लो तब वो तुमसे मिलना चाहेंगे। मेरे डैडी का जरा अलग किस्म का आदत है और उनके सिखाने का आदत भी कुछ अलग है। तुम्हारे डैडी के आदत से बिल्कुल अलग। इसका मतलब है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, और शायद हो सकता है कि डैडी इस शनिवार को इसके बारे में समझा। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, मेरे पढ़े लिखे डैडी गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि सही तनख्वाह मांगू, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटे का। अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाए तो मैं तत्काल ही नौकरी छोड़ दूं। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर से माइक के घर के दरवाजे के अंदर घुस रहा था। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उठ रहा था। तकरीब 30 मिनट पहले वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था। 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सलीम भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और उस बात का इंतजार कर रहा
था कि एक लालची और बच्चे का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बात करे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि उस आदमी घमंडी आदमी से बिना मिले ही मैं घर लौट जाऊं, पर किसी कारण से रुका हुआ था। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, हाँ ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मैंने आंसुओं भरे स्वर से कहा। अमीर डैडी अपनी कुर्सी के पीछे झुके हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, मेरे अमीर डैडी ने धीमी सी आवाज में मुझसे कहा। आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? मैंने गुस्से से कहा। 10 सेट प्रति घंटे में आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बात कर रहा था। कौन कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाया हूँ? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। क्या? मैं जवाब दिया, मेरा मानना है कि जिंदगी सबसे बड़ी टीचर होती है। यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है कि जग जाओ। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। मैं किसी एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो कि पागल था, जिसे ताले में बंद करने की जरूरत थी। जिंदगी हम सबको धक्का देती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग लड़ते रहते हैं। कुछ लोग सबक सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी कुर्सी को बंद कर दिया। अगर तुम यह सब सीख लेते हो तो एक समझदार और अमीर सुखी युवक बन सकते हो। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ? मैं जानता था कि वह सही कह रहे हैं। आगे कहें, आप अगर इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है, तो आप जिंदगी की हार झपटों के सामने हार मान जाते हैं। तुम दोनों पहले लोग ऐसे हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे पास लगभग 150 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं जो पैसा बनाने सीखना नहीं चाहते हैं। साल बिता देते हैं पैसे कमाने के लिए। आखिरकार उन्हें यह तक नहीं पता चलता है कि दरअसल वह काम किसके लिए कर रहे थे। मैं यह सब बड़ी ध्यान से सुन रहा था और फिर फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के झपटों का स्वाद दिला दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन सको। इसी कारण से मैं तुम्हें 1 घंटे का 10 सेट दिया था। तो 10 सेट प्रति घंटे के काम करने से तुम क्या सीखे हो? मैंने कहा, आप घटिया और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अपनी समस्या के लिए मुझे दोष मत दो, डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे 10 सेट का ही वेतन क्यों दिया? तो तुम 10 सेट के वेतन से क्या सीखे? डैडी ने पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी अंदाज में और मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वे तो आप हैं ही। अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ाते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा।